नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त आसन भू नमन आसन के अभ्यास की विधि देखेंगे। भू नमन आसन वास्तव में इसका नाम इसलिए है, भू का मतलब जमीन और नमन का मतलब नमस्कार करना। इस आसन में हमारे शरीर की आकृति ऐसी होती है कि जिसमें हमारा माथा या हमारी नाक वह जमीन को स्पर्श करती है। हम नमन जैसी आकृति में आते हैं, इसलिए इसे भू नमन कहते हैं। वास्तव में कहीं कहीं कुछ ग्रंथों में भू नमन के दो प्रकार के वेरिएशन हैं। कुछ ग्रंथों में इसको जो हम लोग अभी करने चल रहे हैं इसको भू नमन कहते हैं, कुछ ग्रंथों में भू नमन का आसन दूसरा है। तो इसलिए हमें इसमें कन्फ्यूज़न में नहीं आना है, हमें इसको देखना है कि हम इसका अभ्यास कैसे करते हैं और इसके लाभ क्या हैं। बाकी जो दूसरा भू नमन आसन है जिसे हम लोग पाद प्रसार पश्चिमोत्तान आसन कहते हैं, कहीं कहीं कुछ बुक्स में उसे भू नमन कहा जाता है, तो उसे हम अगली कड़ी में देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके अभ्यास की विधि देखते हैं। सबसे पहले हम दंड आसन में बैठ जाएं और दंड आसन में इस तरह से दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करते हुए हम बैठ जाएंगे। पैर बिल्कुल सीधे हैं और दोनों हाथ की हथेलियां इस तरह से हैं पीछे की ओर। हम इन्हें ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हमारा रीढ़ बिल्कुल सीधा हो, चेस्ट थोड़ा आगे की ओर निकला हुआ हो और पीछे जो रीढ़ का कमर का भाग है वह ऐसे झुका हुआ ना हो, बिल्कुल सीधा हो, आगे की ओर हल्का सा हो। इस तरह से यह हमारा दंडासन है। दंडासन में बैठ करके अब हम चिंतन करें जो हम आसन का अभ्यास करने चल रहे हैं उसके विषय में, क्योंकि आसन हम अपने मन को शरीर पर एकाग्रता बढ़ाने के लिए करते हैं। हमारा मन शरीर के प्रति पूरी तरह से माइंडफुल और अवेयर रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर सारी क्रिया व्यायाम सिद्ध होती है। तो आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि देखते हैं। इसके अभ्यास की विधि में सबसे पहले चरण में हम अपने दोनों पैर के टोस को आपस में बांध लेते हैं। बांधते इसलिए हैं कि जब हम आसन की अंतिम स्थिति में आते हैं तो उसमें हमारे पैर फैल जाते हैं। यदि ये अभी बंधे रहेंगे तो फिर वो फैल नहीं पाएंगे, इसलिए हम इन्हें बांध लेते हैं। दूसरा इसका सावधानी बरतनी है कि अपने दोनों हाथ को जब हम एक तरफ लाते हैं तो जैसे हम ये दाहिनी तरफ टर्न कर रहे हैं तो हमारा ये जो दाहिना हाथ है वह बाएं हिप के पीछे इस तरह से होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा हमारा बायां हाथ है वह हमारे दाहिने हाथ के पीछे इस तरह से प्लेस हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हमें प्लेस करना है। इस तरह से प्लेस करके अब हम बॉडी को टर्न करेंगे और टर्न करके प्रयास करें कि नाक या माथा जमीन को स्पर्श करे। फिर वापस थोड़ी देर में हम पूर्व स्थिति में आ जाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए हम आसन में जाएंगे और श्वास अंदर लेते हुए हम पूर्व स्थिति में आएंगे। आइए अब हम दूसरी तरफ भी इसका अभ्यास कर लें। यह हमारा भू नमन आसन है। अब इस भू नमन के आसन में हम लोग गलतियां क्या करते हैं। जो सबसे पहली गलती होती है कि हम अपने दोनों पैरों को यहाँ पर लॉक नहीं करते हैं तो वो फैल जाते हैं आसन करते समय। तो इसलिए पहली गलती को पहले ही इस तरह से सुधार लें। जो दूसरी गलती होती है कि जैसे हम राइट की तरफ टर्न कर रहे हैं तो हम सामान्यतया क्या करते हैं कि ऐसे रखते हैं और ऐसे रखते हैं तो हम इस तरह से ऐसे झुक जाते हैं। हमें अपनी शरीर को बिल्कुल सिधाई में रखना है। यहाँ पर हम झुक रहे हैं तो हमारा धड़ आगे की ओर आ रहा है और पैर इधर है, सीधा नहीं है। हमें बिल्कुल सिधाई में इस तरह से करना है। ऐसे करेंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल सिधाई में रहेगा। दो चीज़ें हुई। तीसरी गलती जो सामान्यतया और लगभग
सबसे महत्वपूर्ण गलती यह होती है कि जब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारा हिप जो है दूसरी साइड वाला, जैसे हमें दाहिनी साइड कर रहे हैं, और हम उठा देते हैं और फिर हम नाक को यहाँ टच करा देते हैं। वास्तव में हमें हिप को नहीं उठने देना है। बेशक हमारी नाक न ज़मीन को टच करे, लेकिन हम हिप, किसी भी साइड के हिप को नहीं उठने देंगे और हम यहीं तक करें, पहले यहीं तक करें। धीरे 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 रोज़ रोज़ जब फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी तो महीने, 2 महीने, 4 महीने में हम नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये 3 प्रमुख गलतियां हैं। जो चौथी गलती होती है वह यह होती है कि हम अपने किसी भी साइड के एल्बो को, कोहनी को ज़मीन पर नहीं रखेंगे। सामान्यतया क्या करते हैं लोग कि ऐसे करते हैं और इस कोहनी को ऐसे ज़मीन पर रख देते हैं और फिर ऐसे कर लेते हैं। किसी भी साइड की कोहनी ज़मीन पर नहीं रहेगी, कोहनी ज़मीन से ऊपर रहेगी इस तरह से। तो इस तरह से हम सावधानियों के साथ इस आसन का अभ्यास करते हैं। इस आसन का जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि इस आसन के अभ्यास में आप देखें कि 2 जगह बहुत ज़बरदस्त खिंचाव आता है। यानी 2 स्थान ऐसे हैं कि जिनमें इतना खिंचाव आता है कि वहाँ पर पूरे शरीर की रक्त की सप्लाई थोड़ी देर के लिए वहीं पर ठहर जाती है। वे कौन से 2 अंग हैं? सबसे पहला अंग है आपका ये वाला भाग। इसको आप बिल्कुल निचोड़ देते हैं, यानी आपका जो ये पेल्विक रीजन है और एब्डोमेन रीजन है, इसको आप पूरी तरह से निचोड़ देते हैं। और पूरी तरह से निचोड़ने का अभिप्राय है कि जैसे आप भीगा कपड़ा हो, उस भीगे कपड़े को निचोड़ते हैं तो एक साइड, एक हाथ से दूसरी साइड में उसको निचोड़ते हैं और दूसरे हाथ से दूसरी साइड में निचोड़ते हैं। उसी तरह से इसमें होता है कि आप इस अंग को पूरी तरह से इतना निचोड़ देते हैं कि यहाँ के नर्व्स में, यहाँ की मसल्स में रक्त का संचालन ज़बरदस्त बढ़ जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई एक ऐसा दूसरा आसन हो जिसमें हम अपनी रीढ़ को इतना निचोड़ पाते हों, इतना उनमें हम खिंचाव दे पाते हों। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त आसन है और लगभग 10 आसनों के बराबर इस एक आसन का अभ्यास है। यदि आप दिन भर थके हुए हों और 1 मिनट इस तरफ और 1 मिनट दूसरी तरफ आप इसको रोक लेते हैं, शाम को अभ्यास करते हैं, तो आपका सारा थकावट बिल्कुल पूरी तरह से दूर हो जाता है। तो यह तो इसका सामान्य लाभ हुआ। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस अंगों में समस्याएं क्या होती हैं कि इसके अभ्यास से वे रोग दूर हो जाते हैं। सबसे पहला है कि हमें जैसे पीठ दर्द हो रहा है या कमर दर्द की शिकायत है या पेट हमारा बाहर निकल रहा है, बेली फैट हो रहा है, साइड में फैट जमा हो रहा है, तो आप इसका अभ्यास करें तो आपको यह कभी शिकायत नहीं होगी। कमर दर्द तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कमर के अंगों में रक्त का संचालन बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ा देता है। तो कमर की जितनी भी मसल्स हैं, पीठ की जितनी मसल्स हैं, विशेष रूप से पीठ का ये नीचे वाली जो मसल है जिसको हम लैटिमस डार्साई मसल कहते हैं, इसके लिए यह बहुत प्रभावकारी आसन है। कभी भी आपको पीठ में तो कहीं कोई दर्द हो ही नहीं सकता है यदि आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो। और दूसरा, आपके जनन अंगों के लिए और एब्डोमेन के अंगों के लिए भी बहुत उपयोगी है। और जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है यह हमारे पैंक्रियास के लिए है। पैंक्रियास में 2 प्रकार के कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य होता है कि यह डाइजेस्टिव जूसेस निकालता है। दूसरा इसका कार्य होता है, जो इसके बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन निकालते हैं। ये दोनों पैंक्रियास के कार्यों में संतुलन लाता है, उनमें सक्रियता बढ़ा देता है। तो डाइजेस्टिव जूसेस इनसे बहुत अच्छी तरह से निकलने लगते हैं, जो पेप्सिन आदि निकलते हैं वे बहुत अच्छी तरह से निकलने लगते हैं। और दूसरा, यह इंसुलिन के भी स्राव को बढ़ा देता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या हो, शुगर की समस्या हो, यदि वे नियमित इसका अभ्यास करें तो यदि उनको गंभीर समस्या बहुत नहीं है तो वे दवाओं से पूर्णतया मुक्त हो सकते हैं।
और यदि गंभीर समस्या है और नियमित रूप से इसका अभ्यास करते जाएं, बाकी अन्य आसनों का भी अभ्यास करते जाएं, तो उसमें भी उनको इंसुलिन जो अलग से इंजेक्शन लेना पड़ता है वह भी कम हो सकता है, उसकी डोज कम हो सकती है, या इंसुलिन से मुक्त हो सकते हैं, केवल दवाओं पर आ सकते हैं। और नियमित रूप से करने पर हम उस स्थिति में दवाओं से भी मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यह तो अपने डॉक्टर के सलाह से होना है कि जैसे जैसे आपके सक्रियता अंगों की बढ़ती जाए, डॉक्टर अपने आप सलाह देगा कि आपको अब ये करना है, इतना खाना है, इतनी गोली खाना है, इतने उसके mg की गोली खाना है। धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है गोलियों की। तो इस तरह से डॉक्टर की मदद से उसका आप कर सकते हैं। दूसरा जो लाभ है, यह चेस्ट की मसल्स को भी खींचता है। जैसा कि मैंने कहा, जैसे भीगे हुए कपड़े को निचोड़ते हैं तो चेस्ट दूसरी तरफ जाता है, कमर दूसरी तरफ जाता है, तो इससे पूरी तरह से उनमें खिंचाव हो जाता है, या आप यूँ कहें कि ट्विस्टिंग हो जाती है। तो चेस्ट में जब ट्विस्टिंग होती है तो चेस्ट की जो भी मसल्स हैं, चाहे वह पेक्टोरलिस मेजर हो, चाहे वह पेक्टोरलिस माइनर हो, या आप देखें कि पीठ की इधर जो मसल्स हैं, ट्रेपेजियस मसल्स से लेकर के इन सारी मसल्स पर बहुत अच्छा खिंचाव देता है। तो आपको ऊपरी पीठ पर भी दिक्कत नहीं हो सकती है। और आपका ये जो डेल्टाइड मसल है और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स हैं और यहाँ गर्दन की जो मसल्स हैं, इनके लिए भी यह उतना ही प्रभावकारी है जितना कमर के लिए है, क्योंकि इसके अभ्यास से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं हो सकता है। इसके नियमित अभ्यास से आपको शोल्डर फ्रीजिंग नहीं हो सकती है। इसके नियमित अभ्यास से आपके हाथों में कभी कोई दर्द नहीं हो सकता है। हाथों की नर्व्स बहुत मजबूत हो जाती हैं, वहाँ की मसल्स मजबूत हो जाती हैं, तो इसलिए उनके लिए बहुत प्रभावी है। तो वस्तुतः अगर हम बहुत संक्षेप में कहें तो शरीर के सारे अंगों के लिए यह इतना लाभकारी है कि हमें इसे अपने अभ्यास में ज़रूर जोड़ देना चाहिए। यद्यपि हजारों आसन हैं, हम सारे आसनों को तो एक नहीं कर सकते हैं प्रतिदिन, लेकिन प्रतिदिन इसका अभ्यास हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यह आपके 20 और 25 आसनों के बराबर काम कर सकता है। और अब हम इसकी सीमाओं को देख लें। इसकी सीमाएं यही हैं कि उन लोगों को जिनका शोल्डर फ्रीज कर चुका हो वे इसका अभ्यास न करें, जिनका शोल्डर अभी कमज़ोर हो वे इसका अभ्यास नहीं करें, अन्यथा उनको और समस्या बढ़ सकती है। उन लोगों को जिन्हें बहुत ज़्यादा गंभीर शिकायत हो स्लिप डिस्क की, स्पॉन्डिलाइटिस की, वे शुरुआत में इसका अभ्यास न करें, धीरे धीरे अन्य अपने मसल्स को की क्षमता बढ़ा के तब इसका अभ्यास करें। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जितना आप कर पाएँ उतना ही करें। पूरी सारी सावधानियों का उपयोग करते हुए, उनका पालन करते हुए आप इसका अभ्यास करें। बहुत जल्दी से आप नाक को छू लेने का, ज़मीन से छू लेना, वह लक्ष्य नहीं है। आपका हिप ज़मीन पर बना रहना चाहिए, फिर आप जितना झुक पाएँ उतना झुकें। तो इन सावधानियों का ध्यान रखते हुए हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। इस आसन के विषय में इतना ही। अगले आसन के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।